गुड आफ्टरनून बच्चों। आज मैं संगीता माथुर, राजनीति विज्ञान की सहाचार्य, आपको मनु के परराष्ट्र संबंध के बारे में बताऊंगी। उससे पहले हमने मनु के परराष्ट्र संबंधों के सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्ष की बात की थी। सैद्धांतिक पक्ष में हमने 3 विषयों की चर्चा की थी, जिसमें हमने मंडल सिद्धांत को लिया था, षाड्गुण्य नीति को और उपाय को। मंडल सिद्धांत के बारे में हम पूर्व के वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। वर्तमान में हम षाड्गुण्य नीति की बात करेंगे, जिसकी चर्चा मनु ने मनुस्मृति में की है। और मनु का कहना है कि परराष्ट्र संबंधों के सैद्धांतिक स्वरूप के अंतर्गत हम जब षाड्गुण्य नीति की बात करते हैं तो षाड्गुण्य नीति से तात्पर्य हमारा है कि ऐसे 6 गुण जिन्हें एक राज्य या राजा को अपनी परराष्ट्र नीति में अपनाने चाहिए। 6 गुण यानी षड्गुण्य में हम जिन गुणों की बात कर सकते हैं वो गुण हैं, पहला है संधि, दूसरा है विग्रह, तीसरा है यान, चौथा है आसन, 5वां है दैवी भाव और छठा है संशय। यहाँ पर जब हम 6 गुणों की बात करते हैं कि एक राजा या राज्य को जब दूसरे राज्य के साथ अपने संबंधों का निर्वाह करना होता है तो उसे इन 6 गुणों को मद्देनज़र रखकर अपने पारस्परिक संबंधों का निर्वाह करना चाहिए। सबसे पहले मनु कहता है कि हमें संधि से अपने जो संबंध हैं उनकी व्यवस्था करनी चाहिए। और संधि में मनु 2 तरह की संधि की बात करता है। एक तो है समान कर्मी संधि और दूसरा है असमान कर्मी संधि। यानी संधि से तात्पर्य है कि 2 राष्ट्रों के बीच, 2 राज्यों के बीच अगर कोई भी विवाद या कोई बात है तो उसे बैठ के सुलझाने का कार्य करना चाहिए। यानी 2 देशों के बीच एक संधि संपन्न कर लेनी चाहिए। और मनु को कहना है कि किसी भी प्रकार से संधि जो है वो तत्कालीन समय में जो परराष्ट्र हैं, जो संबंध हैं एक राष्ट्र के दूसरे राष्ट्र के बीच में, उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका का कार्य करती है। संधि के पश्चात मनु कहता है कि हमें दूसरा जो स्टेप है, दूसरा जो गुण है जिसे हम विग्रह के रूप में मानते हैं, उसको फॉलो करना चाहिए। विग्रह से तात्पर्य मनु जो कहता है वो है कि राजा द्वारा किसी दूसरे राज्य को जीतने अथवा उसे पीड़ित करने की इच्छा से किया गया सशक्त जो आक्रमण है वो विग्रह कहलाता है। यानी एक राज्य जब अपने को जिताने की इच्छा रखता है, जीतने की इच्छा रखता है, तो वो दूसरे राज्य पर जब आक्रमण कर देता है तो वो आक्रमण विग्रह के रूप में जाना जाता है। उसके बाद तीसरे गुण के रूप में यान की बात करता है। और यान को अगर हम समझना चाहें तो हम कह सकते हैं कि विजय की इच्छा से एवं शत्रु को पीड़ित करने के उद्देश्य से एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य पर किया जाने वाला जो आक्रमण है उसे यान कहा जाता है। यानी फिर वही बात कि विजय की इच्छा जब एक राज्य रखता है तो जब वो दूसरे राज्य पर आक्रमण करता है तो उसे हम यान की श्रेणी में रखते हैं। यहाँ पर मनु का मानना है कि राज्य द्वारा यान का प्रयोग तभी किया जाना चाहिए जबकि उसकी सेना बलवान हो, वह शत्रु पक्ष दुर्बल परिस्थिति में हो। उसके पश्चात चौथे गुण के रूप में मनु आसन की बात करता है। और आसन के संदर्भ में मनु कहता है कि राज्य द्वारा आक्रमण के स्थान पर उपेक्षा धारण कर युद्ध की प्रतीक्षा करना आसन कहलाता है। यानी युद्ध नहीं करेंगे और युद्ध की प्रतीक्षा में हम जो आक्रमण है उसकी उपेक्षा करेंगे, तो ये जो है वो आसन की श्रेणी में माना जाता है। उसके बाद 5वें नंबर पर हम द्वैधी भाव को शामिल करेंगे। और द्वैधी भाव से जो तात्पर्य है वो है कि यहाँ पर
जब एक राजा अपनी सेना के कुछ अंश को किसी स्थान पर सेनापति के अधीन रखकर स्वयं कहीं और रहता है तो इस नीति को हम द्वैधी भाव नीति कहते हैं। यानी दो स्थानों पर सेना का रखा जाना द्वैधी भाव का एक विशेष गुण है। उसके पश्चात हम छठे नंबर पर अगर मनु के द्वारा बताए गए गुण की बात करें तो वो है संश्रय या आश्रय। यानी कोई भी राजा अगर विपत्ति में होता है तो वो बलवान राजा से संश्रय या आश्रय ले सकता है और ये दो राष्ट्रों के बीच आपसी संबंधों में विशेषते गुण के रूप में जाना जा सकता है। इस तरीके से सैद्धांतिक स्वरूप में हम मनु के द्वारा बताए गए 60 गुण्य नीति की चर्चा कर सकते हैं, जिसमें हमने इन 6 गुणों के बारे में बात की है। धन्यवाद।